गुड मॉर्निंग भैया बहनों। आज आपका 12वीं का जो पहला टॉपिक है वो भाषा, व्याकरण और लिपि का है। आज आपको इसके बारे में बताया जाएगा, समझाया जाएगा, ठीक है। जिसमें पहला है जैसे भाषा। भाषा क्या होती है? भाषा जो अपन आपस में जो बोलचाल में बातें करते हैं एक दूसरे से, भाषा के द्वारा अपने शब्दों को जो निकालते हैं वही भाषा कहलाती है। जो वार्तालाप होती है एक दूसरे के द्वारा या मंच के द्वारा, भाषण के द्वारा, घर में आपस में माता के द्वारा, पिता के द्वारा जो हमसे कुछ मतलब बात बताई जाती है, समझाई जाती है, वो भाषा कहलाती है, ठीक है। तो भाषा, इसकी परिभाषा है वाणी के द्वारा जो हम बोली बोलते हैं मुँह से, वाणी के द्वारा हम मुख से जिन ध्वनियों और शब्दों या वाक्यों को व्यक्त करते हैं वही भाषा कहलाती है। अब भाषा के भी दो प्रकार होते हैं। भाषा के दो प्रकार होते हैं जिसके अंदर दिख थोड़ी रहा है, देखो इधर भाषा क्या होती है वो आपको भी बताया था कि वाणी द्वारा मुख से जो भी आप संवाद करते हैं या भाषण मंच के द्वारा कैसे भी जो बातचीत होती है, वार्तालाप होती है, वो भाषा कहलाती है। अब भाषा के भी दो प्रकार होते हैं। एक तो होती है मौखिक, मुख के द्वारा बातचीत करके, एक होता है लिखित, लिख कर बताना या समझाना। जो जैसे गूंगे बहरे होते हैं उनको समझाने के लिए लिखित भाषा का ही प्रयोग होता है। उसमें भी लिपियाँ चलती है, खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि। जो अपनी हिंदी की जो किताबें लिखी हुई है वो आपके देवनागरी भाषा में लिखी हुई है पूरी। जो देवनागरी भाषा है उस भाषा में आपकी पूरी हिंदी की किताब लिखी हुई है। और जो गूंगे बहरे होते हैं उनके जो समझने के लिए जो लिपि काम में ली जाती है वो उभरे हुए, उकरे हुए अक्षर या शब्द होते हैं जिनको हाथ से, मतलब जो अंधे होते हैं उनको उकेर कर मोटे मोटे शब्द होते हैं जो पहचान लेते हैं कि ये गोला है, क है, ये ख है। उसी प्रकार ये भाषा के दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है मौखिक, दूसरा होता है लिखित। जिसमें मौखिक में मौखिक भाषा से आपसी बातचीत, भाषण एवं संवाद आदि होते हैं, वो मौखिक कहलाती है, जो मुख के द्वारा होता है सारा कार्यक्रम। लिखित में क्या होता है? लिखित भाषा में लिपि के माध्यम से समस्त अभिव्यक्ति का प्रकाशन होता है। उसमें क्या, लिपि के द्वारा ही बच्चों को समझाया जाता है कि खरोष्टी लिपि में, ब्राह्मी लिपि में या देवनागरी लिपि में। जिसमें लिपियों के द्वारा ज़्यादातर लिपियाँ जो काम आती है वो गूंगे बहरों जो बच्चे होते हैं उनके ही काम में आती है। मूक बधिर होते हैं जो बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, उनके लिए ये लिपि काम आती है। आगे का जो है अभी बताते हैं। बोली ये भी एक भाषा की तरह ही होती है, इसको उपभाषा भी बोलते हैं। जो परीक्षाएं, बोर्ड की परीक्षा में आता है वो बोली के दूसरे रूप में इसको उपभाषा भी पूछ सकता है कि उपभाषा किसे कहते हैं। तो वही बोली है, ये बोली को ही उपभाषा कहते हैं। कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ कि उपभाषा तो हमको पढ़ाया नहीं, उपभाषा को भी बोली कहते हैं। दोनों की एक परिभाषा है। जो सीमित क्षेत्र में, जैसे अपना गाँव है या कोई शहर है या कस्बा है, ढाणी है, जहाँ उस क्षेत्र में, सीमित क्षेत्र में जो अपन बातचीत के द्वारा जो बोली बोली जाती है वो कैसी भी भाषा हो उसको हम बोली या उपभाषा कहते हैं। उपभाषा इसलिए कहते हैं जैसे आपका नाम स्कूल में कुछ भी है, शुभ नाम जो होता है वो आपका स्कूल में होता है, और जो घर पे प्यार से जो नाम बोलते हैं वो उपनाम होता है, उसको निक नेम बोलते हैं ना। वैसे ही बोली को उपभाषा भी कहते हैं, क्योंकि मेन बोली होती है वो अपने ज़िले की एक पर्सनल होती है। जैसे जयपुर की ढूंढाड़ी होती है तो ढूंढाड़ भाषा में आता है, लेकिन वहाँ सीमित क्षेत्रों में, अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग गाँव, अलग अलग ढाणियों, इनमें अलग अलग भाषाएं या उपभाषा बोली जाती है। आपने देखा होगा हर 5 कोस में पानी और भाषा बदल जाती है ना। वैसे उसी प्रकार जो सीमित क्षेत्र में स्थानीय रूप से बोली जाती है उसे बोली या उपभाषा भी कहते हैं। ये आ गया समझ में? हिंदी भाषा की लिपि जो आपको किताब आप जो पढ़ते हो, ज़्यादातर सभी किताबें वो देवनागरी लिपि में लिखी हुई है।
ये एक आधा नंबर का क्वेश्चन है, बोर्ड में आ जाए तो। जो हिंदी भाषा की किताब लिखी हुई है वो हमेशा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। व्याकरण क्या होती है, आप शुरू से कक्षा 3 से पढ़ते आ रहे हो, पर अभी आपको ये पता नहीं होगा कि व्याकरण होती क्या है। जो मतलब आपको समझने और सोचने विचारने के लिए, शुद्ध बनाने के लिए मेन तो होता है उसको शुद्ध बनाने के लिए। अब तक आप जो पढ़ रहे थे, लिख रहे थे, वो अशुद्ध होता था, पर व्याकरण के द्वारा उसको शुद्ध करके बोलना और लिखना, वही व्याकरण कहलाता है। इसकी भाषा में, मतलब व्याकरण की भाषा में इसको कैसे पढ़ा जाता है, जिसके द्वारा भाषा को शुद्ध बोलने के लिए लिखने का ज्ञान होता है, उसे ही व्याकरण कहते हैं। शुद्ध बोलना और शुद्ध लिखना, ये व्याकरण कहलाती है। व्याकरण के भी विभाग होते हैं कि बनता कैसे व्याकरण, इसके कौन कौन से भाग होते हैं। प्रमुख विभाग है इनके वर्ण जानते हो, जैसे ये सब वर्ण कहलाते हैं। क ख से लेके पूरे जो स्वर व्यंजन आते हैं सारे, ये सब वर्ण में आते हैं। शब्द, अब ये एक ये शब्द बन गया, ये पूरा, इसको शब्द बोलते हैं। वाक्य क्या है, वाक्य पूरा, ये मान लो ये वाला पूरा एक वाक्य बन गया, देवनागरी लिपि है, ये एक वाक्य है। ये चीज़ समझ में आ गई। वर्ण तो ये होता है जिसमें एक ही मतलब वर्ण होता है, जैसे क ख ग, इनसे वर्ण से मिलके एक शब्द बनता है, और शब्दों से मिलकर क्या बनता है, एक वाक्य बनता है, जो एक जैसे ही पूरा वाक्य बन गया। आ गया समझ में, ये होता है वाक्य। तो इनके ये व्याकरण के प्रकार है ये, जिनके द्वारा व्याकरण शुद्ध और सही लिखने और बोलने का प्रयास होता है। भैया बहन सभी उसका प्रयास करते हैं। देखिए दूसरा जो टॉपिक है आपका पद परिचय का है। इसके लिए कल हमने बेसिक आपको जानकारी भी दी थी, एक दो उदाहरण भी करवाए थे। तो इसमें पहला जो टॉपिक है वह है संज्ञा का पद परिचय। संज्ञा के पद परिचय में पहले इनके नियम होते हैं करने के लिए पद परिचय को। तो पहला नंबर है संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद 5 होते हैं, जो आप पिछली कक्षा में पढ़ के आए हैं। वैसे ज़्यादातर 3 ही काम आते हैं, जातिवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक। लेकिन पद परिचय को करने के लिए 2 और होते हैं, द्रव्यवाचक और समुदायवाचक। इसके लिए व्यक्तिवाचक में वाक्य के अंदर यदि कोई व्यक्ति का नाम है या स्त्री का नाम है, पुरुष का नाम है, तो उसके लिए व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखेंगे वाक्य के अंदर। जब आपको इसका हल करोगे ना क्वेश्चन को, तो उसके लिए आप व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखोगे। दूसरा जातिवाचक में क्या होता है, जाति के अंदर कोई भी नाम, भाषा, स्थान, जगह, समूह, उनको जाति बोलते हैं। जैसे कक्षाएं, ये किसी का नाम नहीं है और कुछ नहीं है, एक जाति में आता है। कपड़े होता है और बहुत सारी जो चीज़ें होती है वो ज़्यादातर जाति में आती है। जो उदाहरण आपको समझाएंगे जब अच्छी तरह समझ में आएगा। दूसरा है भाववाचक। भाववाचक में क्या होता है, अपने मन के जो भाव प्रकट होते हैं उसको भाववाचक कहते हैं। जैसे भाव कैसे होता है, जैसे आपने कोई फल खाया, नींबू का रस पिया, तो आपको कैसा महसूस हुआ, जैसे खट्टा लगा। तो खट्टा कैसे महसूस हुआ, अपने भाव के द्वारा बताया ना कि ये खट्टा है। तो भाव होते हैं, भाव प्रकट होते हैं उसमें कि ये खट्टा है। मंदिर में जाते हैं, अपनी एक भावना होती है, भाव ही प्रकट होता है ईश्वर के प्रति। नहीं तो ईश्वर हमसे बात करता है कि तेरे कितने नंबर आए, तू हमारे प्रसाद नहीं चढ़ाया, कभी नहीं कहता। नहीं, वो कुछ नहीं बोलता है, केवल अपनी दोनों की भावना होती है। ये भावना के द्वारा अपने भाववाचक कहलाते हैं, जो जिसमें भाव ही प्रकट किया जाता है। दूसरा होता है समुदायवाचक, जिसमें समूह का इकट्ठा होना। जैसे गायों का झुंड खेत के अंदर चल रहा है, किसी खेत में चल रहा है, या भैया बहनों का झुंड एक जगह खड़े होकर कुछ डांस कर रहे हैं या बातें कर रहे हैं, वो समुदाय में आता है, वो समुदायवाचक होता है। द्रव्यवाचक में जितने भी तरल पदार्थ होते हैं, जैसे मोहन ने 1 गिलास दूध पिया, तो दूध का आया तो वो द्रव्यवाचक में आएगा। जो भी तरल पदार्थ होते हैं वो द्रव्यवाचक में आते हैं। इसके अंदर वाक्य में आगे करने के लिए फिर लिंग होता है। लिंग 2 होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। वैसे तो 3 होते हैं, लेकिन अपने हिंदी में 2 ही काम आते हैं कि इस वाक्य के अंदर पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। जो आप जानते हो, पुरुष होगा तो पुल्लिंग होता है, स्त्री होगा तो स्त्रीलिंग होगा। वचन में
दो वचन होते हैं, एक वचन जहाँ पर एक ही व्यक्ति कार्य कर रहा हो वहाँ एक वचन, और जहाँ बहुत सारे होते हो वहाँ बहुवचन। कारक आप जानते हैं जो 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें कार्य को करने वाला कौन है। वैसे इसका पद परिचय देते समय कोई इतना इम्पोर्टेंस इसकी नहीं होती है, आप दो तो ठीक है, नहीं दो तो ठीक है इसका तो, लेकिन उसमें आपको बताना पड़ता है कि इसमें कार्य को करने वाला कौन है, कर्ता कारक है, संबंध कारक है ना, संबोधन है, संप्रदान है। ये आपके समझ में आ गया होगा। आगे का अभी मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको। अगला, जैसे कि इसका एक उदाहरण है, इसमें गोपाल का, बाजार का और कपड़ा, इनका आपको देना है। तो जहाँ पर ये नीचे लाइन खींची होती है उन्हीं का आपको पद परिचय देना होता है परीक्षा के अंदर। जैसे पहला है गोपाल, ये इस वाक्य के अंदर पहले वाक्य को समझना कि गोपाल बाजार से कपड़ा लाया। यहाँ पर गोपाल एक व्यक्ति है, ठीक है ना, वो बाजार जाता है तो बाजार एक जाति है, कपड़ा भी एक जाति में आएगा। तो इसको करने के लिए सबसे पहले गोपाल एक व्यक्ति है, गोपाल एक व्यक्ति है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग पद परिचय में अलग अलग आता है। जैसे सर्वनाम में पुरुषवाचक आता है ना, सर्वनाम पुरुषवाचक आता है, क्रिया में अलग होगा, सब में बदलता जाएगा। तो यहाँ पर गोपाल एक व्यक्ति है। गोपाल यहाँ पर एक व्यक्ति है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। दूसरा, गोपाल यहाँ पर एक है, बहुत सारे नहीं है, तो ये एक वचन होगा। अब गोपाल क्या है, लड़की है, एक लड़का है। जैसे गोपाली होता तो स्त्रीलिंग हो जाता, गोपाली होता ना इस जगह तो ये स्त्रीलिंग हो जाता है। अरे ये व्यक्तिवाचक तो वही रहता, कि ये कोई वो थोड़ी है जो बदल जाता है, व्यक्ति की जगह कुछ और हो जाता, ये वही व्यक्तिवाचक रहता, लेकिन यहाँ पर स्त्री हो जाता है। लेकिन गोपाल है तो ये क्या हो गया, पुल्लिंग। दूसरा है बाजार, बाजार मैंने कहा था जहाँ पर किसी का नाम विशेष नहीं होता है या कुछ भी नहीं होता है, वो एक जाति में आता है। कक्षाओं में लड़के लड़कियाँ सभी होते हैं, कोई विशेष थोड़ी होता है जो उसका नाम लेके ऐसा व्यक्तिवाचक लिखेंगे, तो वो सब जाति में आते हैं। तो इसके लिए अपन लिखेंगे जातिवाचक संज्ञा। बाजार एक है तो एक वचन, एक बात आपको मैं अच्छी तरह समझा दूं, वाक्य को देखो, गोपाल बाजार से कपड़ा लाया, पूरा वाक्य कौन सी लिंग में लिखा हुआ है ये बता। ये जो पूरा वाक्य है ये पूरा पुल्लिंग में है ये, तो इसलिए अपन, जबकि बाजार कोई पुल्लिंग और स्त्रीलिंग नहीं होता है, ये तो आप सब जानते होंगे। कोई स्त्रीलिंग पुल्लिंग में नहीं होता कि वहाँ स्त्रियाँ खरीदती है इसलिए स्त्रीलिंग में सभी रहते हैं, तो इसको आप पुल्लिंग लिख सकते हो। या ये ध्यान रखने की बात है, ये कभी गलती नहीं करोगे। वाक्य को देखो, गोपाल बाजार से कपड़ा लाया, तो पूरा वाक्य किस में है, ये पुल्लिंग में है। यदि स्त्री होती इसमें लाई, जैसे किसी का स्त्री का नाम होता कि राधा बाजार से कपड़ा लाई, तो ये यहाँ पर स्त्रीलिंग हो जाता है, लेकिन ये पूरा वाक्य पुल्लिंग में है
तो इसको पुलिंग कर सकते हो आप। ठीक है, कपड़ा, कपड़ा भी वैसे ही है, वही जाति में आएगा, कोई विशेष नाम विशेष नहीं है, इसलिए ये जातिवाचक। यहाँ भी कपड़ा एक है, जैसे एक टुकड़ा लाना या 1 मीटर लाना, कपड़े होता तो ये बहुवचन होता, तो एक वचन में आएगा कपड़ा। क्योंकि कपड़ों होता या कपड़े होता तो बहुवचन है, लेकिन कपड़ा है तो ये एक है यहाँ पर, तो एक वचन में आएगा ये। और वही पुल्लिंग में होगा ये भी। इसको कार्य को करने वाला कौन है? इस वाक्य में कार्य को करने वाला कौन है बताओ? इसके अंदर कार्य को करने वाला होता है वो गोपाल है। तो इसमें आप यदि लिखना चाहो वो कारक जो चौथा नंबर का मैंने नियम लिखाया था उसमें आप कर्ता कारक तीनों में लिख सकते हो, लिखना चाहो तो। वैसे 3 ही देने होते हैं, इसमें कर्ता कारक होगा गोपाल। वैसे कर्ता कारक लिखना है, कारक का नाम नहीं लिखना, न इसके अंदर वाक्य में जिसका नाम विशेषा है न उसका नाम लिखना है, बस कर्ता कारक लिखना है। यदि संबंध है कि एक शिक्षक ने छात्रों को पढ़ाया तो संबंध कारक आएगा, लेकिन यह कार्य को करने वाला गोपाल है तो कर्ता कारक होगा। धन्यवाद।